हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कि यूरिन कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड को प्यूरिफाई करने में, और यूरिन फॉर्मेशन भी किडनी के थ्रू होती है। तो हमने पहले ही APHC सब्जेक्ट में किडनी और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे। यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन और उसके अंदर जो सिक्रीशंस जो रिलीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जैक्ट जो हमारे पास 4 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप जाके अपनी APHC में जाके उसको पढ़ सकते हैं, रॉस एंड विल्सन बुक में। तो अब हम यूरिन रीअब्जॉर्प्शन एंड यूरिन के अंदर जो सिक्रीशन रिलीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रीअब्जॉर्प्शन क्या है, जो हमारी आप ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि नेफ्रॉन से सर्कुलेशन में वापस वाटर एंड सोल्यूट का जाना रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब जो ये ट्यूब्यूल है, हमारी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है, इससे वाटर और सोल्यूट का वापस से सर्कुलेशन में जाना, ब्लड सर्कुलेशन में जाना हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और ब्लड सर्कुलेशन से ट्यूब्यूल के अंदर सोल्यूट्स का आना, उसको बोलते हैं हम सिक्रीशंस, या अदर कुछ भी जो भी सिक्रीट होता है उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल से सर्कुलेशन में, और सिक्रीशन में सर्कुलेशन से यानी ब्लड से ट्यूब्यूल के अंदर आना को सिक्रीशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं APHC सब्जेक्ट में, यहाँ पे फिर भी हमें ओवरव्यू लेना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ जाके APHC अपनी स्ट्रॉन्ग करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ हमारे पास है वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुल, जहाँ पे ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन होती है। और ये है हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल, और यह है इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, ब्लड लेकर आती है और यहाँ पे फिल करती है वुमेन्स कैप्सूल में। देन इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, ये एग्जिट करती है और फॉर्म करती है वासा रेक्टा, जो कि कैपिलरी है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, और इसी के थ्रू जो है सारी सिक्रीशन जो है ट्यूब्यूल के अंदर आती है। जैसे एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है, ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ एंड देन फर्दर रिलीज़ हुआ, और फर्दर वो बॉडी में यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। और ये वासा रेक्टा फॉर्म करता है सच एज स्मॉल कैपिलरीज वासा रेक्टा, जिसके अंदर जब यहाँ से ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो जो रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं और एक्सक्रीट होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन एक्सक्रीट नहीं होने चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए जो है नेफ्रॉन, उनको जो नेफ्रॉन है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है उन कंटेंट को, सच एज ग्लूकोज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो सारे रीअब्जॉर्ब किए गए कंटेंट कहाँ जाते हैं, वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा के थ्रू देन वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो इफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या है, यानी ये ग्लोमेरुल से एग्जिट कर रही है, यानी ये यहाँ से फिल्टर हुए ब्लड को लेके जाती है सर्कुलेशन के अंदर। और एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, जो हमारा ब्लड है जो फिल्टर होने के लिए है, वो इसको यहाँ फिल करती है। देन हमारे पास ये आती है ट्यूबुलर नेफ्रॉन की, जिसके डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब क्या है, जो प्रॉक्सिमल हो वुमेन्स कैप्सूल के। देन हमारे पास आता है लूप ऑफ हैनन, ये हमारे पास लूप ऑफ हैनन, इसके भी फर्दर 2 पार्ट है, डिसेंडिंग लूप, ये डिसेंडिंग लूप है, और ये असेंडिंग लूप है। देन हमारे पास थर्ड पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब है। देन है कंडक्टिंग डक्ट, और कंडक्टिंग डक्ट के बाद यहाँ से पास आउट होने के बाद यूरिन जो है एक्सक्रीट हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्यूब्यूल से सर्कुलेशन में जाना वाटर एंड सल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, और सल्यूट का वापस से ट्यूब्यूल में आना सिक्रीशन कहलाता है। यानी कुछ भी सल्यूट आ रहा है, कुछ भी कंटेंट आ रहा है सर्कुलेशन से, यानी वासा रेक्टा से ट्यूब्यूल के अंदर, तो उसको सिक्रीशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह हमारे पास है ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब ट्यूबल, ट्यूबल के अंदर ल्यूमेन, ये हमारा ल्यूमेन है, यानी ट्यूबल के अंदर क्या आ रहा है, और वासा रेक्टा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि कैसे ल्यूमेन से सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वासा रेक्टा से, रेक्टा में।
यानी कि यहाँ से जो है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से वासा रेक्टा में सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट है जहाँ पे डिफरेंट रीअब्जॉर्प्शन होता है। समटाइम सेम कंटेंट का भी यानी सेम सॉल्यूट का भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हम यहाँ पे अब इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट में किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हम रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में, कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है और कैसे होता है। तो देखिए, यह है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब डायग्राम में ये रही है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वासा रेक्टा में, ग्लूकोज का भी और अमीनो एसिड का भी। ये सारे जो हैं किसकी हेल्प से रीअब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये सारे रीअब्जॉर्ब होते हैं हमारी सर्कुलेशन में। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसकी हेल्प से होता है, को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। तो जो सोडियम है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये सब टुगेदर को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम सिंगल रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, समटाइम उसको पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। पोटेशियम के एक्सचेंज होने की वजह से सोडियम रीअब्जॉर्ब हो पाता है। बॉडी जो है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती है नॉर्मली, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में ही, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में अगर उस वक्त क्या था, हमारे पास सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड टुगेदर रीअब्जॉर्ब हो रहे थे। लेकिन अगर जब सोडियम, ये एक दूसरा केस है जिसमें सोडियम सिंगल रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये किसकी हेल्प से रीअब्जॉर्ब होता है, जब पोटेशियम का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ किया जाता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। देन जो हमारी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब है वो जो है एसिड बेस बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमें पहले भी पता है, जब हम किडनी के फंक्शन पढ़ते हैं तब उसमें हम पढ़ते हैं कि किडनी जो है एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करती है। तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था बायोलॉजिकल बफर्स, उसके अंदर जो था बाइकार्बोनेट सिस्टम था। अगर किसी ने वो अच्छे से पढ़ा है तो उसको अब यहाँ पे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारे पास जो है जो H पॉजिटिव आयन होते हैं और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ल्यूमेन में, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। देन कार्बोनिक एसिड अनहाइड्रेज की हेल्प से ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है वाटर एंड CO2 में। देन वाटर एंड CO2 फर्दर, अब CO2 गैस है वो रिलीज हो जाती है सेल के अंदर। देन वो वहाँ पे सेल में भी वाटर होता है, वो वहाँ पे उसके साथ कंबाइन करके फिर दोबारा कार्बोनिक एसिड बनाती है। देन कार्बोनिक एसिड फिर डिसोशिएट हो जाता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज की हेल्प से बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयन के अंदर। और ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। ये साइकिल क्यों चल रही है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड। और तो ये मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी होता है, मान लीजिए कि अगर हमें एसिडोसिस हो रही है, यानी कि एसिड लेवल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, तो H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाते हैं और फर्दर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, जिससे कि मेंटेन हो जाता है। अगर हमारे, और ये कैसे मेंटेन करता है, कार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं ताकि जो एसिडोसिस हुई है, एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ा है, उसको मेंटेन कर सके। कार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ये कार्बोनेट आयन जो है वो रीअब्जॉर्ब जो होता है सोडियम की हेल्प से होता है, सोडियम डिपेंडेंट होता है हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है, और वासा रेक्टा में रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारा बाइकार्बोनेट आयन। और अगर एसिडोसिस होती है तो H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाता है और फर्दर यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है अगर एसिडोसिस कंडीशन होती है, और फर्दर वो प्रोसेस हो जाती है। लेकिन एसिडोसिस को कैसे, एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। अगर बाइकार्बोनेट आयन का हम रीअब्जॉर्ब कर दें तब भी जो है हमारे जो है एसिडोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। और ये किसकी हेल्प से होता है, सोडियम डिपेंडेंट है ये बाइकार्बोनेट का रिजॉर्प्शन सोडियम की हेल्प से होगा, कि जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तभी बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होगा। तो इसी तरह से साइकिल चलती रहती है हमारे पास, तो इससे बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो है फर्दर इनको तोड़ने में हेल्प करता है हमारी H2CO3 को H2O CO2 में, और फर्दर ये साइकिल चलती रहती है और ऐसी एसिड बेस का मेंटेनेंस होती है। असेंडिंग लूप ऑफ एनल, असेंडिंग लूप ऑफ एनल में कैसे होती है, असेंडिंग लूप ऑफ एनल में पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम तो
पोटेशियम की हेल्प से, सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से रीअब्जॉर्ब होता है। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों एक को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से रीअब्जॉर्ब होते हैं, जिसको सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है विद 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन। ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक टाइप का जो इनको ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्टर की हेल्प होती है, ये इजीली खुद नहीं जा सकते, इसलिए को ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये तीनों एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे वासा रेक्टा में, यानी कि सर्कुलेशन में। तो अभी तक हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये सब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा था, H पॉजिटिव का सिक्रीशन हो रहा था, कार्बनिक अनहाइड्राइड का सिक्रीशन हो रहा था। अगर हमारे पास अगर एसिडिटी ज़्यादा आ जाती है, यानी H पॉजिटिव ज़्यादा आ जाता है, तब ये कार्बनिक एसिड में डिसोशिएट होकर H2O + CO2 बना देता है। तो इस टाइप से ये जो मैकेनिज्म अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बफर सिस्टम में इसको जाके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास होती है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब। डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब में क्या होता है, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड। सोडियम किसकी हेल्प से रीअब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से। और सोडियम क्लोराइड कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सिम्पोर्टर क्योंकि दोनों ही वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। देन मैग्नीशियम कैल्शियम इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वासा रेक्टा में, यानी सर्कुलेशन में। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं। सोडियम इजीली पास हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट एनी को ट्रांसपोर्ट। और लेकिन इसके सोडियम के ट्रांसपोर्टर होने के लिए इसे H पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ती है। ये इन द एक्सचेंज ऑफ H पॉजिटिव आयन ही रीअब्जॉर्ब हो पाता है। देन अगर हमारे पास वही केस आ जाता है, अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है हमारी सर्कुलेशन में, तभी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगी। और H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट के साथ अटैच होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी। देन कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक अनहाइड्रेज की हेल्प से फर्दर CO2 H2O में डिसोशिएट होंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें एसिडोसिस हो रही है, तो एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पिछले केस में क्या था, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन जो था वो सोडियम डिपेंडेंट था। इस बार जो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन है वासा रेक्टा में, वो क्लोराइड डिपेंडेंट है। क्लोराइड की हेल्प से जो है रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा बाइकार्बोनेट आयन का, तभी ये पॉसिबल है बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन। तो इसी तरह से एसिडोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं। क्या होता है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है इन द एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, लेकिन इस बार इसमें कोई को ट्रांसपोर्ट या सोडियम पोटेशियम पंप नहीं यूज़ होता है। इसमें एक हार्मोन यूज़ होता है एल्डोस्टेरोन, जिसकी हेल्प से ये सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब होता है और पोटेशियम जो है इन द एक्सचेंज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में जाता है सोडियम के। देन उसके बाद हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ये लास्ट प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ल्यूमन होता है, यानी कि ट्यूबल है, ट्यूबल के अंदर सेल्स लगी होती हैं जो डायरेक्ट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देती है। इसीलिए जो हमारी किडनी है वो 99% रीअब्जॉर्ब कर लेती है वाटर का, और 1% ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारी सेल होती है, ये सारा का सारा वाटर रीअब्जॉर्ब कर देती है सर्कुलेशन में। और इन सेल को कौन कंट्रोल करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इनको कंट्रोल करता है।